नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिड डे प्राइम यानी कि इस वक्त की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं हूं जया सिन्हा और अगले एक घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने के बाद पहुंचेंगे वाराणसी विशेष दौरे पर और बात करेंगे हमारे अन्नदाताओं से यानी कि किसान निधि योजना, बात होगी प्रचंड गर्मी की और भी होगा बहुत कुछ। देर कैसी शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। योग दिवस के 10वें संस्करण का मुख्य आयोजन श्रीनगर में होगा आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वयं और समाज के लिए योग होगा कार्यक्रम की मुख्य थीम। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन में किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त करेंगे जारी। स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा कृषि सखी महिलाओं को बांटेंगे प्रमाण पत्र। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर भाजपा की केंद्रीय टीम का दौरा जारी। दक्षिण 24 परगना के अमतारा में केंद्रीय टीम ने पीड़ितों से की मुलाकात। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज के लिए लू का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 5 दिन तक भारी बारिश की जताई आशंका। भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा है लगातार भरोसा। फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए भारत का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर किया 7.2%। और खेल की दुनिया में आईसीसी T20 विश्व कप में ग्रुप दौर के मुकाबले हुए खत्म। कल से शुरू होगा सुपर 8 का रोमांच। पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना अमेरिका से। भारतीय टीम 20 जून को करेगी सुपर 8 में आगाज। और सबसे पहले बात योग की। 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन श्रीनगर में होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दी। उन्होंने बताया कि शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि इस बार के योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। और आयुष मंत्रालय ने आज एक योग गीत भी लॉन्च किया। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर्मन का नवसर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। योग है सबके लिए। और इस खबर पर बात करते हैं संवाददाता नितेंद्र से। नितेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर इस बार भी खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। लोगों को जागरूक करने का और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आज जो अहम यहाँ पर गीत लॉन्च किया गया और तमाम जो
इंफॉर्मेशन दी गई कि कैसे इस बार कश्मीर के शेर कन्वेंशन सेंटर से वहां से किया जाएगा योग पर खास कार्यक्रम, और क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को लेकर। देखिए, जो हर साल अलग अलग थीम पर और अलग अलग शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस बार कश्मीर में, खासतौर पे श्रीनगर में जो शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा जहाँ प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो थीम के रूप में बात करें कि स्वयं और समाज के लिए योग, ये थीम रखा गया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके मुखिया को पत्र लिखा है प्रधानमंत्री ने कि अपने अपने ग्राम पंचायत में, गांव में भी योग मनाएं। साथ ही साथ सभी मंत्रालय, जितने भी विश्वविद्यालय यूजीसी के तहत आते हैं, उन तमाम जगहों पर, शैक्षणिक संस्थानों में भी योग दिवस मनाने के लिए कहा गया है, ताकि समाज के जितने भी लोग हैं वो योग दिवस में पार्टिसिपेट करें, और न केवल सिर्फ 21 जून को करें बल्कि अपने जीवन में योग को अपनाएं। और आज ब्रेल लिपि में एक योग प्रोटोकॉल जारी किया गया है ताकि जो लोग हैं इस समाज से जुड़े हो उनको भी इसका फ़ायदा मिले। साथ ही साथ एक कॉमिक बुक लॉन्च किया गया है, खासतौर पे इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि जो योग है वो आसान भाषा में, आसान तरीके से कॉमिक बुक के जरिए बच्चों में योग को प्रोत्साहित किया जाए। तो ऐसे देश भर में अलग अलग दिनों में, पिछले 100 दिन में 100 दिन का काउंटडाउन भी चल रहा है। अलग अलग शहरों में विशेष तौर पे योग दिवस मनाया जा रहा है ताकि लोगों में ये खास तौर पे जाए कि योग से कितना फ़ायदा होता है, और ख़ासतौर पे बीमारी से बचाव में योग का कितना अहम योगदान है। तो सिर्फ योग एक दिन की बात नहीं है, अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे निरोग रहते हैं और डिजीज़ का जो बर्डन है वो कम होता है। और यही कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर के काफ़ी तैयारी जोर शोर से चल रहा है। काफ़ी एक तरह से प्रदर्शनी का भी वहाँ पे, जब श्रीनगर में प्रधानमंत्री जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में योग को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम हुए हैं उसकी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और पिछले साल की बात करें तो 23 लाख लोगों ने, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर योग जो दिवस हुआ था उसमें हिस्सा लिया था, और इस बार उम्मीद है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में योग दिवस मनाया जाएगा और बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। सरकार की ओर से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। जितेंद्र, यहाँ पर जो इस बार की थीम है, यानी कि स्वयं के लिए और समाज के लिए, योग करते हुए कैसे हम निरोग रह सकते हैं, कैसे एक स्वस्थ समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उस पर भी खासा जोर है इस बार सरकार की ओर से। किस तरह से आपको लग रहा है कि जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जगह जगह पर लोग उससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हर साल अलग अलग थीम पर योग दिवस का आयोजन होता है, और इस बार इसलिए भी रखा गया है कि स्वयं आप करिए योग, साथ ही साथ समाज के लिए भी आपका योगदान होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड के बाद बहुत सारे हेल्थ को लेकर के इशू हुए, और हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं, और उसका निदान और उसका बचाव ही हो सकता है। और उसके लिए अगर आप नियमित रूप से योग अपनाते, अपने जीवन में अच्छे खान पान जो आहार अपनाते हैं, उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि बीमार होना और उसका इलाज कराना ये कोई समाधान नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है, और ऐसे में कितने अस्पताल, कितने डॉक्टर रखे जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हर कोई नियमित रूप से योग करता है, प्राणायाम करता है, तो ध्यान करता है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बहुत सी जो लाइफस्टाइल डिजीज है उससे आप बचाव करेंगे। आप खुद भी करें, साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग हैं उनको प्रेरित करें, अपने परिवार के सदस्य हैं उनको प्रेरित करें। इसीलिए इस थीम को रखा गया है, और इसका काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। और आप देखेंगे, हम अलग अलग जगहों से हम स्टोरी भी हम चलाते हैं कि कैसे छोटे छोटे गाँव में, शहरों में जो आइकॉनिक प्लेस है वहाँ पर योग सत्र का आयोजन हो रहा है, और लोग हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर पर बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, ये तमाम लोग योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। और जो योग को लेकर के अब युवाओं में, बाकी लोगों में करियर के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोग अपना रहे हैं इसको। सर्टिफिकेशन कोर्स होता है ताकि लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, उसके जरिए अपना करियर के रूप में अपनाते हैं। तो योग का एक बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। अगर बीते साल की बात करें तो 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पूरी दुनिया भर में इसमें हिस्सा लिया था। तो योग हमारे अपने लिए फ़ायदेमंद है, साथ ही साथ समाज के लिए भी फ़ायदेमंद है जब हम सब अपनाते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो बीते साल का रिकॉर्ड था वो ज़रूर इस बार टूटेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए यहाँ पर
बेहद व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं, काफ़ी शानदार तरीके से, और सरकार की ओर से काफ़ी कोशिश है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। योग के लिए एक गीत भी लॉन्च किया है ताकि बच्चे, युवा, बूढ़े सभी को योग के साथ जोड़ा जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बीएसएफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान के जैसलमेर की ऐतिहासिक इमारतों पर जवान और अधिकारी योग का अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में सीमा सुरक्षा बल के 191 बीएन बटालियन के जवानों ने गड़ीसर लेक के किनारे योग का अभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर सहित बीएसएफ के अधिकारी और जवान सभी मौजूद रहे। जिस प्रकार से सीमा के ऊपर सीमा सुरक्षा बल अपनी सेवाएं देता है, उसी प्रकार से हमने ये भी बीड़ा उठाया हुआ है कि हम लोगों में जो हमारा स्वस्थ शरीर है उसके बारे में भी जागरूक करें, और साथ ही साथ हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके बारे में जागरूक करें कि किस प्रकार से ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इनको हम सहेजें, इनको साफ सुथरा रखें, इनको अच्छा रखें। 21 जून को हमारा कार्यक्रम इस प्रकार से है कि सरहद पर तो सभी जगह पर योगा के कार्यक्रम होंगे, उसके अलावा जहाँ पर हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भी हम सामूहिक रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम करें, और निसंदेह 1-2 दिन के अंदर हम इसकी एक पूरी रूपरेखा बनेगी और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक योगा का कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री भी लगातार योग आसन के वीडियो साझा कर रहे हैं, तो जरूर योग से जुड़े। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे, उनके उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर भी जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए कृषि सखी महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान कर ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन के बाद शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं रात 8 बजे वे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन भी करेंगे। तो काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आइए सीधे रुख करते हैं काशी का, यानी कि वाराणसी का। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर वहां पर मौजूद हैं। हरिकेश, यहां पर एक बार फिर अन्नदाता को हमारे देश के और सशक्त करते हुए, उन्हें साहूकारों के चंगुल से छुड़ाते हुए किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त यहां प्रधानमंत्री जारी करने जा रहे हैं। बेहद खास मौका है, और साथ ही हैट्रिक यानी कि जीत की तीसरी बार जीतने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार वाराणसी जा रहे हैं। तो यानी कि काशी वासियों भी उनका स्वागत करने के लिए काफ़ी उत्साहित होंगे। क्या कुछ तैयारी है आज के कार्यक्रम की, क्या कुछ
किन अपेक्षाओं के साथ, उम्मीदों के साथ आज वाराणसी वासी स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए जया, जैसा कि आपने बताया कि जो किसान सम्मान निधि जो मिलती है उसकी 17वीं किस्त प्रधानमंत्री जारी करेंगे। और अभी मैं दशाश्वमेध घाट पर हूँ। मेरे पीछे ये गंगा सेवा निधि जो गंगा आरती कराती है, यहाँ पर सजावट का कार्य चल रहा है। जो किसानों के लिए, जो आप कह रही हैं, बता रही थी जैसा कि किसानों पर विशेष ध्यान रहता है प्रधानमंत्री का, और वो लगातार ऐसा प्रयास भी करते हैं कि किसानों को, जैसे उन्होंने कहा कि आय दोगुनी करनी है, तो जो किसानों के लिए जैसे सम्मान निधि दिया है, वो सम्मान के साथ एक ऐसी निधि है जो इससे कि किसान जो उसकी ज़रूरतें हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं कृषि से संबंधित, उनको वो पूरा कर सकता है। साथ ही जो कृषि सखी हैं उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। और कृषि जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं की भागीदारी है, काफ़ी अच्छी भागीदारी है, उनको सम्मानित कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का वो स्वरूप कृषि क्षेत्र में दिखाने की कोशिश है ये प्रधानमंत्री की। इसमें जो सखियां हैं उनको ड्रोन दीदी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी और इसके आसपास के जिलों की बहुत सी ऐसी महिलाएं जिन्होंने ड्रोन की ट्रेनिंग ली, कृषि क्षेत्र में वो अपनी भूमिका निभा रही हैं। ड्रोन की पायलट बन के जो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हैं, और उनको उससे भी आय हो रही है। तो ये जो प्रयास है प्रधानमंत्री का, वो आज तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। और शुरुआत जब उन्होंने पहली फाइल साइन की तो वो किसान सम्मान निधि की थी, और उसी आधार पर उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम किसानों के साथ है, वो संवाद करेंगे, उनको सम्मान निधि रिलीज करेंगे, कि कृषि जो सखी हैं उनको सम्मानित करेंगे प्रमाण पत्र देकर। और उनका दूसरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर है दशाश्वमेध घाट पर, जो गंगा आरती में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 5वीं बार गंगा आरती में शामिल होंगे। लोगों में उत्साह है, जगह जगह इस तरह के बैनर्स लगे हैं जिसमें काशीवासी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं अपने सांसद, देश के प्रधानमंत्री का, जो तीसरी बार शपथ ग्रहण करके आ रहे हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में मैं थोड़ी देर पहले था, वहाँ पर भी लोगों में काफ़ी उत्साह है। दशाश्वमेध घाट पे भी लोगों में उत्साह है। शहर में जगह जगह चर्चा है लोगों की कि हम लोग अपने सांसद के, देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार शपथ लेने के बाद काशी में पहली बार आ रहे हैं, उनका हम जोरदार तरीके से अपने तरीके से स्वागत करें। और जया, यहाँ पर जो स्वागत का तरीका है, किसी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ उद्घोष है हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस उद्घोष के साथ स्वागत, अभिनंदन काशी में करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपसे आगे भी बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज वाराणसी के दौरे पर हैं और कई सौगातें वहां देने जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त वो जारी करेंगे। साथ ही महिलाओं को और सशक्त करते हुए जो कृषि सखी है उसको भी प्रमाण पत्र वो वहां पर उन महिलाओं को देंगे जो लगातार कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। अगर हम बात करें दुर्भाग्यपूर्ण जो ट्रेन हादसा हुआ है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद रेल पटरियों को सही करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। आवागमन को सुचारू करने के लिए रेलकर्मी काम में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक घायल यात्री ने इलाज के दौरान आज सुबह दम तोड़ दिया। उसे सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले सोमवार को बचाव कार्य के दौरान 9 शव बरामद किए गए थे। मृतकों में मालगाड़ी के लोको पायलट, कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड और टक्कर से प्रभावित 2 डिब्बों में यात्रा कर रहे 7 यात्री शामिल थे। इस बीच हादसे के शिकार हुए यात्रियों को लेकर आज तड़के एक ट्रेन सियालदाह स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत राज्य के नगर निगम मामले और शहरी विकास मंत्री तथा कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती, सियालदेह के मंडल महाप्रबंधक और रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। यात्रियों को स्टेशन पर ही खाना और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया। तो बंगाल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हुई है और कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना की जांच 19 जून को की जाएगी। इस जांच को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग करेंगे। इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल हैं।
दुर्घटना की जांच न्यू जलपाईगुड़ी के एडीआरएम के कक्ष में सुबह 10 बजे होना तय हुआ है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर जांच की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। और दुर्घटना स्थल पर एक लाइन पर ट्रेन का आवागमन शुरू कर दिया गया है। कटिहार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। For the last 24 hours, all the railway workers have been working very diligently and worked very hard. In the night, we have seen there was incessant rain. In that scenario, our railway workers were working to restore the line, and you can see the up line was given fit for diesel traction in the evening yesterday itself, and tomorrow morning the down line with electric traction has been given fit, and within next 2.5 hours the up track will also be in for electric traction. So total normalcy will be restored here. तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो रिस्टोरेशन का काम है वो लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और अब बात कर लेते हैं लगातार चढ़ते पारे की। उत्तर भारत समेत पहाड़ी इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। देश के कम से कम 1/3 इलाके प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा और अन्य मैदानी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों के निचले क्षेत्र भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले 2 दिनों तक गर्मी लोगों को ऐसे ही झुलसाती रहेगी। उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 से 20 जून के बीच हल्की बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के गंगा के तटीय इलाकों में गर्मी के साथ उमस भी बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में भी तेज गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू लगने से बीते 24 घंटे के दौरान 169 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वांचल के 4 जिलों में 50 लोगों की जान गई है, जिसमें अकेले वाराणसी में ही 33 मौतें शामिल हैं। उधर बिहार में लू की चपेट में आने की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 72 घंटों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। बिहार में सोमवार को बक्सर में सबसे ज्यादा तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में 20 से 21 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में पारा 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सोमवार को पंजाब में भटिंडा और हरियाणा के जिंद जिले के पिंडारा में तापमान सबसे अधिक 40.9 डिग्री सेल्सियस रहा। चंडीगढ़ में 44.5 डिग्री, पंजाब के फरीदकोट में 46 डिग्री और पठानकोट में 45.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा में फरीदाबाद और सिरसा में लू का सबसे अधिक प्रभाव रहा। फरीदाबाद में पारा 46.6 और सिरसा में 46.2 डिग्री तक चढ़ गया। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री रहा। वहीं फरीदाबाद में गर्मी से 5 लोगों की जान चली गई। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग गर्मी से परेशान हैं। तो जम्मू के कठुआ में अधिकतम तापमान 44.8 और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 9 जिले सिरमौर, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, कांगड़ा और कुल्लू लू की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी का तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया है।
तो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। हमारे संवाददाताओं से हम बात करेंगे, लेकिन यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो लगातार यहाँ पर भीषण गर्मी बनी हुई है और उसके साथ साथ जो दिल्ली का जल संकट है वो भी गहराता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है। ये संकट दिल्ली के VIP इलाकों तक भी पहुंच चुका है। NDMC के मुताबिक अब लुटियंस दिल्ली में भी पानी की आपूर्ति में कटौती होगी। पानी की इस समस्या को राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी ने और भी प्रचंड बना दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार पाइपलाइनों की रखवाली कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसी सिलसिले में वजीराबाद बैराज का निरीक्षण भी किया। जल संकट पर सियासत भी तेज हो चुकी है। दिल्ली की आप सरकार जहां हरियाणा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस इसे आप की नाकामी बता रही है। ओखला में हालात इतने गंभीर हैं कि लोग पूरा पूरा दिन पानी के टैंकर का ही इंतजार करते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में टैंकर भी नहीं आते, ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों से लगातार मुश्किलों वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर लोग घंटों पानी का और पानी के टैंकरों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उनकी जो दिनचर्या है, जो आम जनजीवन है, वो पूरी तरह से ठप हो गया है। वो दिन भर सिर्फ पानी की ही राह देखते हुए रह जाते हैं। और अब लुटियंस दिल्ली में भी पानी की कटौती होगी, यानी कि NDMC का कहना है कि अब दिल्ली के जो VIP इलाके हैं वहां भी पानी के संकट की आंच नजर आ रही है। भीषण गर्मी और पानी नहीं, मुश्किल में दिल्ली वासी। बहुत समस्या है यहाँ पे पानी को लेके। दिन में कितने टैंकर आते हैं? ये सुबह सुबह 2-3 ही टैंकर आते हैं। पूरे अंदर बहुत कॉलोनी में एक भी टैंकर नहीं जाता, ना सप्लाई का पानी आता है। अरे बस ये 2-3 ही टैंकर आते हैं यहाँ पे। अगर किसी को 1 टंकी मिला, किसी को 2 टंकी मिला बस। अरे बहुत परेशानी है, क्या करें, पूरा दिन पानी में चला जाता है। अब बच्चे काम पे कब जाएंगे? पानी को लेकर बच्चों की पढ़ाई पे भी, सब पढ़ाई पे, काम पे, सब परेशानी है। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट की वजह से कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से पानी छोड़े जाने को लेकर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या वाकई में हरियाणा से दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है? क्या है मुनक नहर की वास्तविकता? इसका जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित हरेवली गांव का, जहां से मुनक नहर का पानी दिल्ली में आता है। तो मुनक नहर है जहां से हरियाणा के जरिए दिल्ली में पानी आता है। लगातार यहां पर दिल्ली में जो जल संकट है उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में दिल्ली की सरकार का कहना है कि उन्हें हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है। क्या है ग्राउंड जीरो की वास्तविकता, आइए देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों जल संकट से जूझ रही है। जल संकट के लिए जिम्मेदार हरियाणा को भी बताया जा रहा है, लेकिन क्या है वास्तविक स्थिति, इसका जायजा लेने हम खुद पहुंचे हैं मुनक नहर पर। और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही मुनक नहर है जिस पर दिल्ली सरकार ने सवाल उठाए हुए थे कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये मुनक नहर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और ये पूरा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। हम इस पुलिया पर मौजूद हैं और इस पुलिया से आप मेरे दाहिनी ओर देखेंगे तो ये जो रास्ता है दिल्ली की तरफ जा रहा है और दिल्ली की तरफ ये पूरा पानी जा रहा है। आप इसके किनारों को भी देख सकते हैं किस तरह से पानी पूरा भरा हुआ है। पर्याप्त मात्रा में हरियाणा की तरफ से पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के अंदर
पानी की कमी क्यों हो रही है, जब मुनक नहर के अंदर दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है, तो क्या स्टोर की कमी हो रही है या कोई अन्य वजह है? क्या जो जल प्रबंधन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को जूझना पड़ रहा है पानी की एक एक बूंद के लिए? दिल्ली के कई इलाकों में तो जो लोग हैं वो केवल टैंकर के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो रखे हैं। जब टैंकर आता है तो वो पानी भरते हैं और उनकी दिनचर्या चल पाती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है और आप यहां देख सकते हैं कि लगातार जो हरियाणा की तरफ से पानी है वो दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में जा रहा है, छोड़ा गया है। लगातार ये सिलसिला जारी है, बावजूद इसके दिल्ली के अंदर जल संकट गहराया हुआ है। क्या वजह है, इसकी समीक्षा होना भी बहुत जरूरी है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद बनी भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज दक्षिण 24 परगना के दौरे पर है। कमेटी ने आज हिंसा के पीड़ितों से अमताला पार्टी कार्यालय में मुलाकात की। इस कमेटी में विधायक अग्निमित्रा पॉल, पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद और विप्लव कुमार देव शामिल हैं। अमताला के भाजपा कार्यालय में फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपनी पीड़ा बताने वालों के खिलाफ अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने झूठे केस बनाए तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते। आओगे तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हिंसा की जाएगी। ममता जी, यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। कल कूच बिहार में एक एससी कम्युनिटी की बेटी थी, उसके साथ तृणमूल के एक गुंडे ने बदसलूकी किया। अस्पताल में हम लोग मिलकर के आए। ममता जी, आपको शर्म करनी चाहिए। और एक बात हम कहना चाहते हैं यहाँ की पुलिस से, आज आप लोग के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से अपनी पीड़ा बोली है। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस के द्वारा झूठा केस किया जाएगा, क्योंकि हमसे बात की है कि बहुत गलत बात होगी, हम इसको नेशनल लेवल पर बहुत गंभीरता से लेंगे। भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सदस्य और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2021 में हुए अत्याचार पर ममता बनर्जी ने कहा था कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि 10,000 लोग असम, उड़ीसा और बिहार में भाग गए थे। वैसा ही फिर 2024 में दोहराया जा रहा है। बंगाल में अत्याचार चरम पर है और हम अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए दूर तक जाएंगे। जगह जगह में अत्याचार, जगह जगह में माने सोशल बॉयकॉट जिसको बोलते हैं, पेट में लाठी मारना। अगर आपका खेत है तो आपको खेत में काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका गांव में का सामने पानी का ये है तो वो तोड़ दिया जाएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा। आप मंदिर में नहीं जा पाएंगे, आपका घर में डॉक्टर नहीं आएगा, और महिला होगा तो आपका धर्षण किया जाएगा। और क्यों नहीं हो, क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन धर्षण होने का रेट भी तो वो बांट दिया है। इसी को बोलता है एगिए बांग्ला। आज फुल धर्षण हो तो शायद 40,000 रुपया, ऐसा 25,000 रुपया, हाफ दर्शन हो तो 15,000 रुपया। ये है हमारा स्टेट और ये है हमारा महिला मुख्यमंत्री। हमको विचार चाहिए और जो दोषी है उनको सजा चाहिए। हम पुलिस मंत्री ममता बनर्जी और उनका पुलिस से हम लोग उम्मीद नहीं रखते हैं, हम लोग उम्मीद रखते हैं अदालत से। राहुल गांधी की ओर से रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से वायनाड से चुनाव लड़ने पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय महासचिव पीके कुनहाली कुट्टी ने कहा है कि IUMLA ने पहले ही फैसले का स्वागत किया है। ये बहुत अच्छा फैसला है। प्रियंका गांधी भारी बहुमत से जीतेंगी। Our party IUML has already welcomed. It is a very good decision. Priyanka ji will win with thumping majority from Wayanad. People will take over this proposal and definitely it will strengthen the India alliance. और दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर।
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण में कई नई पहल देखने को मिल रही हैं। पहली बार इसका विस्तार किया गया है, जहां देश के अलग अलग शहरों में फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली वासी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दुनिया की बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज का लुत्फ उठा सकते हैं। लघु फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण में दुनिया की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन जारी है। पहली बार मिफ की स्क्रीनिंग और रेड कार्पेट कार्यक्रम 5 शहरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और दिल्ली में एक साथ हो रहे हैं, जहां दर्शक समांतर स्क्रीनिंग का आनंद ले रहे हैं। यानी कि देश भर के फिल्म प्रेमियों को विश्व स्तरीय सिनेमा देखने का मौका मिल रहा है। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में लगातार फिल्मों की स्क्रीनिंग जारी है। सोमवार को क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म बिली एंड मॉली स्क्रीन की गई। एक जंगली ऊदबिलाव मॉली और उसके समर्पित बचावकर्ता बिली के बीच प्यार की ये दिल छू लेने वाली कहानी दर्शकों को खासी पसंद आई। फर्स्ट टाइम है कि दिल्ली में हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहानी जब हम कहते हैं, एक बहुत अच्छा शेर है कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। तो हर एक की कहानी है, अपना तरीका है सुनाने का, बताने का, तो उनको और ऊर्जा मिले, उनको और प्रेरणा मिले। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ऐसे जगह जगह पे अगर हमारे ये मिफ के ऐसे शोज़ होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनको हिम्मत मिलती है कि यार हम भी अगर फिल्म फेस्टिवल में अपनी मूवीज़ भेजे या इस तरीके से भेजे तो हमें भी एक रिकॉग्निशन मिलेगा अलग अलग शहरों में। तो ये कि बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया। आई थिंक बहुत बढ़िया मूव है दैट ऐसा फिल्म फेस्टिवल जो अभी तक बॉम्बे में फोकस था एंड इट वाज कॉल्ड मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नाउ फाइनली द रेस्ट द कंट्री इज गेटिंग अ चांस। बाकी लोग जो हैं हमेशा रह जाते हैं कि यार हमको ये फिल्म देखनी नहीं मिली, और मल्टीपल स्क्रीनिंग्स हो रही हैं और साइमल्टेनियस स्क्रीनिंग्स हो रही हैं। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया मूव है। पहला साल है तो थोड़ा वी हैव टू बी ऑल्सो फॉरगिविंग कि कुछ हिकअप्स होंगे, एक्सपेक्टेड है, बट आई थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंट मूव। बहुत अच्छा काम किया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 61 भाषाओं में 314 फिल्में, 8 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 18 एशिया प्रीमियर और 21 भारत प्रीमियर हो रहे हैं। 60 देश अपनी फिल्मों और अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यमों से हिस्सा ले रहे हैं। नई पहलों में इस वर्ष पहली बार डॉक फिल्म बाजार की शुरुआत हुई, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी खोजने के लिए एक समर्पित बाजार है। आज हम यहाँ दिल्ली में है सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में। जनरली हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए नहीं मिलती है, मुंबई में होते हैं सारे फेस्टिवल वगैरह, बट हम ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि हम यहाँ पे आके देख पा रहे हैं, तो काफ़ी सही लग रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो मिफ में देखने को मिल रही है। ये बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती हैं और साथ ही ये रेयर मौका है कि मिफ के लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज दिल्ली में दिखाई जा रही है। ये पहला मौका है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का विस्तार किया गया है, इसलिए दुनिया की बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का लुत्फ उठाएं राजधानी दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कारवां दिल्ली आ पहुंचा है, जहां पर दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में स्पेशल स्क्रीनिंग्स, पैनल डिस्कशंस और तमाम गतिविधियां की जा रही हैं, जो कि सिने लवर्स को बहुत ज़्यादा लुभा रही हैं। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में जिस तरह से इस प्रचंड गर्मी में दर्शकों की भागीदारी देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से यह आयोजकों का उत्साह बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो मुझे मौका मिला राजधानी दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में मिफ के दौरान स्क्रीन की जा रही डॉक्यूमेंट्री को देखने का। आप भी जरूर जाइए और लुत्फ उठाइए इन बेहतरीन फिल्मों का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने स्किल सेल रोग के बारे में बात करते हुए कहा कि ये रोग ज्यादातर 0 से 40 वर्ष के आयु वाले जनजातीय बहुल इलाकों में रहने वाले लोगों में फैला हुआ है और ये 17 राज्यों में फैला है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्यक्रम चला रही है और इसे जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 17 राज्यों में व्याप्त है। इसको उन्मूलन करने के लिए, इसको इराडिकेट करने के लिए भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय इसको मिल के 19 जून से 3 जुलाई तक
ये प्रोग्राम को चलाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी पाने के लिए कर्मशाला में, अवेयरनेस कैंपेन में आप लोग भाग लें और वहाँ जाएं। जो इसका टेस्टिंग होगा, परीक्षण होगा, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। तो सिकल सेल रोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा आंध्र प्रदेश की नरसापुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए हैं। भारतीय मसालों का निर्यात 2023-24 के दौरान सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि मात्रा में वृद्धि हुई तथा काली मिर्च, इलायची और हल्दी जैसी कुछ किस्मों की कीमतें ऊंची रहीं। मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2023 और 24 के दौरान मिर्च का निर्यात 15% बढ़कर 6.01 लाख टन हो गया, जो पिछले साल के 5.24 आईटी से अधिक है। 1.50 बिलियन डॉलर का मिर्च निर्यात 2023-24 के दौरान भारत के कुल मसाला निर्यात का लगभग 34% है, जो अनुमानित 4.46 बिलियन डॉलर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज ने भारत की विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। इसी क्रम में अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले 7.2% कर दिया है। वहीं रेटिंग एजेंसी फिच ने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर नीचे कर दिया है। सरकार मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लगातार प्रयास कर रही है और इसी सिलसिले में 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है। इन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से 90 हेलीकॉप्टर थल सेना और 66 हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिलेंगे। सरकार के इस कदम से रक्षा क्षेत्र में मेड इन इंडिया को ताकत मिलेगी। HAL के नियमों के तहत सोमवार को नियामक फाइलिंग में सूचित किया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए प्रिकेट फॉर प्रपोजल जारी किया है। टेंडर की कीमत 45,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इससे पहले इस साल अप्रैल में रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए HAL को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर जारी किया था। भारत में बीते 6 वर्षों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कैशलेस भुगतान में तेज उछाल देखा गया है। 2018 में डिजिटल भुगतान का स्तर करीब 20% था, जो 2024 में बढ़कर 58% हो गया। आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी ग्लोबल डेटा ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। और आइए अब बात करते हैं खेल जगत की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। आइए देखते हैं क्या है खेल की दुनिया का हाल, गौरव के जरिए। शुक्रिया जया। खेल की खबरों में आप सबका स्वागत है और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप की खबर के साथ, जहां पर ICC T20 विश्व कप में मेजबान वेस्टइंडीज ने अंतिम ग्रुप मुकाबले में अफगानिस्तान को 104 रन से हराने में सफलता पाई। वेस्टइंडीज से जीत के लिए मिले 219 रन का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की पूरी टीम 16.2 ओवर में 114 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन इब्राहिम जादरान ने बनाए, उन्होंने 38 रन की पारी खेली। इससे पहले वेस्टइंडीज ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 218 रन बनाए। निकोलस पूरन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंद पर 98 रन की पारी खेली। वहीं सलामी बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स ने 43 रन की पारी खेली। शाई होप ने 25 और कप्तान पॉवल ने 26 रन का योगदान दिया। इस मुकाबले का सुपर 8 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अफगानिस्तान को टूर्नामेंट में पहली हार का सामना जरूर करना पड़ा, जबकि वहीं वेस्टइंडीज की टीम अजेय है।
बात कर लेते हैं सुपर 8 मुकाबलों की। तो आईसीसी टी20 विश्व कप में ग्रुप दौर के रोमांच के बाद अब तैयारी सुपर 8 मुकाबलों की है। तो ऐसे में क्या है सुपर 8 की तस्वीर और आखिर टीम इंडिया अब इस अगले पड़ाव में किन टीमों से भिड़ने के लिए रहेगी तैयार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जा रहा आईसीसी टी20 विश्व कप अब अपने दूसरे पड़ाव पर आ पहुंचा है, जो कि सुपर 8 है। यानी ग्रुप दौर से टॉप 8 टीमें अब भिड़ने के लिए तैयार हैं। सुपर 8 की गणित को समझा जाए तो ये इस प्रकार है। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। सुपर 8 में सभी टीमें अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों से टकराएंगी। सुपर 8 में जगह बनाने वाली टीमों पर गौर करें तो ये इस प्रकार है। ग्रुप ए से भारत और अमेरिका, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ग्रुप सी से अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज, ग्रुप डी से दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश। अब सुपर 8 के पहले ग्रुप पर गौर करें तो यहाँ भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। वहीं सुपर 8 के दूसरे ग्रुप में वेस्टइंडीज, अमेरिका, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका हैं। भारत की बात करें तो टीम इंडिया सुपर 8 मुकाबले की शुरुआत 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ करेगी, जबकि 22 जून को टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी। वहीं 24 जून को भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए सुपर 8 में 3 में से 2 मुकाबले जीतने होंगे, यानी टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में जाने की राह कठिन नहीं है। जरूरी सिर्फ इतना है कि टीम अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील न होने दे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई सुपर 8 मुकाबलों की शुरुआत कल से हो रही है, जहां पहला मुकाबला जो है वो यूएसए और साउथ अफ्रीका के बीच होगा, जो कि रात में 8 बजे शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार। अब बात कर लेते हैं एआईएफएफ की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर में भारतीय सीनियर पुरुष टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच इगोर स्टिमक को बर्खास्त कर दिया है। 2019 में मुख्य कोच नियुक्त किए गए स्टिमक को पिछले साल एआईएफएफ ने कार्यकाल में विस्तार दिया था। कतर के खिलाफ दूसरे दौर के अंतिम मैच में 1-2 से हार के बाद भारत विश्व कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में जगह नहीं बना सका। एआईएफएफ सचिवालय द्वारा स्टिमक को बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया गया है और वो तत्काल प्रभाव से अपने दायित्वों से मुक्त हो गए हैं। 56 साल के स्टिमक ने स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के जाने के बाद 2019 में भारतीय टीम के कोच का पद संभाला था। उनके नेतृत्व में भारत ने 4 प्रमुख ट्रॉफी जीती, जिसमें से 2 सैफ चैंपियनशिप, 1 इंटरकॉन्टिनेंटल कप और 1 3 देशों की सीरीज शामिल रही। और अब बात करते हैं यूरो कप की। यूरो कप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। स्लोवाकिया ने विश्व की नंबर 3 टीम बेल्जियम को 1-0 से हराकर सभी को चौंका दिया है। ग्रुप ई की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही बेल्जियम को मुकाबले की शुरुआत में ही झटका लगा, जब 7वें मिनट में स्लोवाकिया के इवान श्रॉन्स ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। मुकाबले के दौरान 60% के करीब गेंद को अपने कब्जे में रखने वाली बेल्जियम ने बराबरी का गोल करने के काफी प्रयास किए। इस दौरान टीम के प्रमुख स्ट्राइकर लुकाकू ने 2 बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाने में सफलता भी पाई, लेकिन वीडियो रेफरल में गोल को अमान्य करार दिया गया। वहीं एक अन्य मुकाबले में खिताब की प्रबल दावेदार फ्रांस ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ग्रुप डी में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को 1-0 से शिकस्त देने में सफलता पाई। भले ही फ्रांस ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया हो, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रिया से कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच के 38वें मिनट में ऑस्ट्रिया के वोबर ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को पहुंचाकर फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिला दी। वहीं रोमानिया ने यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में 24 साल में अपनी पहली और कुल दूसरी जीत दर्ज करते हुए यूक्रेन को 3-0 से हरा दिया। रोमानिया की तरफ से पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल देखने को मिले। रोमानिया ने 29वें, 53वें और 57वें मिनट में गोल किए। रोमानिया 8 वर्षों में किसी प्रमुख टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहा है। तो जया, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। शुक्रिया गौरव इन खबरों के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अल सल्वाडोर में मूसलाधार बारिश के चलते कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 900 लोग अभी भी अस्थायी आश्रयों में हैं। दरअसल बीते सप्ताह के अंत में मध्य अमेरिका के प्रशांत तट पर हुई मूसलाधार बारिश, इसके बाद इलाके में भूस्खलन और सड़कों पर पेड़ गिरने की कई घटनाएं हुई हैं। बारिश ने दक्षिणी मेक्सिको से लेकर पश्चिमी पनामा तक प्रशांत तट पर भूमि के बड़े हिस्से को
भिगो दिया है। पूर्वानुमानकर्ताओं ने सप्ताह भर और बारिश की भविष्यवाणी की है और चेतावनी दी है कि मेक्सिको की खाड़ी में जल्द ही आने वाला तूफान से ये और भी बढ़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंचेंगे। 24 वर्षों में पुतिन की उत्तर कोरिया की पहली यात्रा है। पुतिन उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच वार्ता सैन्य सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगी। दोनों देश अमेरिका के साथ अपने अलग अलग मतभेदों के मद्देनजर अपने गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं। ये यात्रा एक हथियार समझौते के बारे में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बीच हो रही है, जिसके तहत प्योंगयांग आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बदले में मॉस्को को आवश्यक हथियार उपलब्ध करा रहा है, जिसकी यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत जरूरत है। हालांकि उत्तर कोरिया को आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से किम के परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे में वृद्धि होगी। किम ने गत सितंबर में पुतिन के साथ बैठक के लिए रूस के सुदूर पूर्व की यात्रा की थी, जिसके बाद से उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य, आर्थिक और अन्य सहयोग में तेजी से वृद्धि हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई ये बैठक 2019 के बाद उनकी पहली बैठक थी। इजराइल और हमास के बीच बीते 8 महीनों से संघर्ष चल रहा है और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अपने वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। अब मंत्रिमंडल में इन स्थानों की भरपाई के लिए अलग अलग राजनेताओं के नाम पर विचार किया जा रहा है। दोनों कैबिनेट मंत्री पूर्व सैन्य प्रमुख रह चुके हैं। इजराइल की वॉर कैबिनेट में कुल मिलाकर 5 सदस्य थे। हमास ने पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद इजराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई के लिए वॉर कैबिनेट का गठन किया था, जिसमें शामिल होने वाले नेताओं में नेशनल यूनिटी पार्टी के अध्यक्ष बेनी गैट्स का नाम प्रमुख था। लेकिन गैट्स ने पिछले सप्ताह वॉर कैबिनेट से अपना नाम वापस ले लिया था और इसके साथ ही गैट्स ने वॉर कैबिनेट पर्यवेक्षकों में शामिल गाड़ी ईजनकोट को भी अपने साथ वो ले गए। अमेरिका इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी हथियार बिक्री को मंजूरी देने वाला है। अमेरिकी कांग्रेस में शामिल 2 प्रमुख डेमोक्रेट्स ने इजराइल को एक बड़ी हथियार बिक्री का समर्थन करने पर सहमति जताई, जिसमें $18 बिलियन से अधिक मूल्य के 50 F-15 लड़ाकू जेट शामिल हैं। अगर इस बिक्री को मंजूरी मिल जाती है तो गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से इजराइल को हथियारों की ये सबसे बड़ी बिक्री होगी। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन के भारी दबाव के चलते इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और विश्वव्यापी चिंता के बीच यूक्रेन को नाटो से बड़े मदद हासिल करने की उम्मीद है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग ने उम्मीद जताई है कि इस साल 20 से अधिक नाटो सदस्य देश पश्चिमी सैन्य गठबंधन के रक्षा व्यय के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वॉशिंगटन के विल्सन सेंटर में एक वार्ता के दौरान स्टोलनबर्ग की ओर से घोषित अनुमानित आंकड़ा गठबंधन के रक्षा व्यय दिशा निर्देशों को पूरा करने वाले 32 नाटो सदस्य देशों की श्रेणी में 2021 की तुलना में लगभग 4 गुना वृद्धि दर्शाता है। साल 2021 में रूस की ओर से यूक्रेन पर आक्रमण से पहले केवल 6 देश मदद करते थे। नाटो सदस्य देशों ने पिछले साल अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करने पर सहमति व्यक्त की थी। खर्च में वृद्धि यूक्रेन में युद्ध के बारे में पश्चिमी सहयोगियों की चिंता को प्रतिबिंबित करती है। स्टोलनबर्ग ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। तो मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे